हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक बिजनेस के लिए, एक फर्म के लिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलते हैं आज के टॉपिक पर। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक बात बताओ, अगर मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या चाहिए? आपको मनी। जैसे कि हमने बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फाइनेंस की नीड पड़ेगी। आप देखोगे कि फाइनेंस कहाँ से आपको रेज करना है। अब जो फाइनेंस आप रेज करोगे तो उसके लिए आपको कुछ कैपिटल बियर करनी पड़ेगी, कुछ कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम देखते हैं कि क्या होने वाली है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्म मे बी डिफाइंड एज अ कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड। मीन्स क्या कि जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं फंड, उसके लिए हमें क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो क्या होती है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर इन ए फर्म वुड एक्सपेक्ट। जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कौन होंगे? इन्वेस्टर इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर हो सकते हैं, या वो जिन्होंने पैसा लगाया है हमारी फर्म में। वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर सप्लाइंग फंड टू द फर्म। वो एक्सपेक्ट क्यों करें? अब आप एक बार बताओ, अगर आपने किसी से पैसा लिया इंटरेस्ट पे, तो आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फ्री में तो उसको पैसे दे नहीं रहे। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपको फंड दिया है। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होते हैं या कोई भी इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं? कुछ मनी, कुछ हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होती है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। जो उसके इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसके लिए? विच विल मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जिससे हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो मेंटेन रहे एट इट्स प्रेजेंट लेवल। प्रेजेंट लेवल मीन्स क्या है? अब एक बात बताओ, अगर हमारी कंपनी ने, जैसे आपको पता होगा, अगर कोई शेयर होल्डर है, वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, उन्होंने लगाए 100 रुपए। उन्होंने सोचा कि 5% तो मिनिमम मिल ही जाएगा। क्या सोचा कि 5% तो मिनिमम मिल जाएगा। तो ये 5% है, ये मिनिमम रेट है। अगर मान लो उसको ये 5% भी नहीं मिलते, तो वो क्या होगा? उसे लगेगा कि नहीं, ये कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, हो सकता है मेरे शेयर के प्राइस गिर जाए, तो वो सेल करने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी की वैल्यू है वो डाउन जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ये 5% देती है, तो एटलीस्ट जो वैल्यू उसकी नजरों में आ जाए वही बनी रहेगी। मीन्स क्या है? मेंटेन करने के लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट प्रेजेंट रेट, प्रेजेंट लेवल पे मेंटेन करने के लिए हमें जो मिनिमम रेट है वो हमें पे करनी होती है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अकॉर्डिंग टू सोलोमन एजरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। ये क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, या फिर जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट भी इसी को बोलते हैं। ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो कैपिटल में पैसा लगाया है, जिन्होंने पैसा लगाया है वो एक्सपेक्ट करे कि मिनिमम उनको इतना तो रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपने किसी के को 100 रुपए दिए, आप कहोगे, क्या कहोगे? आपने कहा कि 100 रुपए आज नहीं है, कल 100 रुपए दे देना। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुई क्या? जीरो। क्या हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हमारी जीरो हुई। ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा कि आप 100 रुपए ले रहे हो ना, कल मुझे 105 दे देना। कितने देना? 105। तो जो 5 रुपए का डिफरेंस आया वो किस लिए आया? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मीन जो आपने 100 रुपीज से रेज किए एक दिन के, आप उसे 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको दो वर्ड दिखे होंगे, नंबर वन कॉस्ट, नंबर टू इज कैपिटल। कॉस्ट क्या होती है? पहले बात करते हैं हम कॉस्ट। कॉस्ट भी कई टाइप की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम पढ़ने वाले हैं। नंबर वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारी बुक कॉस्ट है, जो बुक में लिखी हुई है, जो रिलेटेड है किसे? पास से। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट, जो पास से रिलेटेड है। एंड सेकंड वन इज फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होती है? जो एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब फ्यूचर कॉस्ट, एक बात बताओ, आपको पता है किसी चीज का प्राइस एक साल बाद क्या होने वाला है? एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हो। जैसे कि हम क्या, कोई चीज मान लो पहले आती थी 50 रुपए की, हम एस्टिमेट से कह देते हैं कि अब 70 रुपए की आती होगी ज्यादा से ज्यादा। तो हमने क्या किया? एस्टिमेशन लगाया।
वैसे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उसमें हमारी जो फ्यूचर कॉस्ट है वो मोर रिलेवेंट होती है। कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट है? फ्यूचर कॉस्ट इज मोर रिलेवेंट। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हमारे काम आती है। क्या काम आती है? जब हम फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करने लगते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? ऑब्वियसली वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे लगाते हैं। सो फ्यूचर कॉस्ट मोर रिलेवेंट है, लेकिन ये नहीं है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी किसी काम की नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हेल्पफुल होती है किसके लिए? फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए। सेकंड इज स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। अब देखो स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है, कंपोजिट कॉस्ट क्या होती है। इस कॉस्ट पे आने से पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ। जो हमारी कॉस्ट लगती है उसके कुछ कैपिटल के सोर्स होते हैं जिसपे हमारी क्या लगती है, कॉस्ट लगती है। कैपिटल के सोर्सेज क्या होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास देखो सीधी बात है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको क्या है, आपको पता है आपको चाहिए 100 रुपीज। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, छोटी टर्म हम ले रहे हैं। आपको 100 रुपये चाहिए। आपको जो 100 रुपये चाहिए, अब वो क्या है, अब आपको देखना है कि आपको कहाँ से लेने हैं। आपके पास वेरियस सोर्सेज आर देयर। मेन सोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं किसी भी कंपनी के पास? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड लोन, रिटेन अर्निंग। देखो अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? हमने कहा कि इक्विटी इशू कर देते हैं, ठीक है, हमारे फंड आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारी ओल्ड कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडिशनल फंड हमें चाहिए, एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, तो हम रिटेन अर्निंग भी यूज कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग होती है कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, पुराना बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हो, रिटेन अर्निंग ऑब्वियसली यूज की जाती है किसके? जो ऑलरेडी फर्म है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी, वही यूज कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि जो हमारी फर्म है, अब मान लो उन्होंने अर्न की 100 रुपीज, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर 100 रुपीज किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो सारा क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? नहीं, वो कुछ पार्ट क्या करती है, रिटेन करके रखती हैं। क्यों रिटेन करके रखती हैं? फॉर फ्यूचर। जो ये रिटेन करके रखा, जैसे कि अब मान लो आपकी ही लगा लो, अगर आप कहीं जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अब बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता है जितने प्रॉफिट है कि सारे आप खर्च कर लोगे? नहीं, आप कुछ रिटेन करके रखते हो। क्यों रिटेन करके रखते हो? कि फ्यूचर में आपको दिखता है कि मुझे फर्नीचर लगाना है, मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप रिटेन करके रखते हो, ताकि मुझे सारा बर्डन खुद पे, मीन्स बाहर से मुझे ना लेना पड़े पैसा, क्या हो, हमारे पास खुद से भी होना चाहिए। उसीलिए आप क्या करते हो, रिटेन करके रखते हो। अब ये रिटेन अर्निंग होती है, अब आपको पैसा चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, तो ये भी एक सोर्स होगा। थर्ड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? इनके आगे देखना कभी आप, क्या होती है, रेट लिखी होती है 10%। मीन्स क्या है कि इनकी रेट जो है वो क्या है, फिक्स है। भाई 10% रेट से आपको डिविडेंड देना है इन पे। तो जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो भी हमारी क्या है, कॉस्ट है। ऐसे ही डिबेंचर एंड लोन। डिबेंचर एंड लोन क्या होते हैं? अगर आपने कोई डिबेंचर इशू किया है या फिर लोन्स लिए हैं, तो उन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स रेट से, दैट इज, ये इसे हम क्या बोलते हैं, केडी, मींस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो आप उन्हें पे कर रहे हो। अब मेनली हम यहाँ पे यही चार सोर्सेज यूज करते हैं। अब आप कहोगे ओवरड्राफ्ट भी तो ले सकते थे हम इसमें, लेकिन नहीं गाइस, हम इसमें ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे। हम इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, हम इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेते हैं। कौन से? लॉन्ग टर्म। मींस अब देखो सीधी सी बात है, अब आपको कैपिटल लगानी है तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज करोगे। ये थोड़ी है कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट लेके आप कोई 20 लाख की मशीनें लगाओगे, ऐसा तो हम नहीं करते नॉर्मली। क्योंकि जो कैपिटल है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यहाँ पे यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म को एक्सक्लूड करेंगे इसमें। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू आते हैं तो इसमें हम कंफ्यूज जाते हैं। सो ध्यान रखना, यहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म को यूज नहीं करेंगे। अब देखो जो हमने इक्विटी इशू की है, इक्विटी पे हम डिविडेंड देते हैं, वो क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि अब देखो और सबको तो डिविडेंड देते नहीं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन्हीं को तो डिविडेंड दे रहे हैं, तो उनकी हमारे लिए वो क्या है, कॉस्ट होगी कैपिटल की। तो इसे हम क्या बोलेंगे, के। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर को जो हम देते हैं, दैट इज केपी। ऐसे ही डिबेंचर के लिए, ऐसे ही रिटेन अर्निंग के लिए। अब आपको रिटेन अर्निंग के लिए कैसे कॉस्ट आई, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट की, जिसमें था स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट। देखो क्या था, कंपोजिट कॉस्ट एंड स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक सोर्स।
मीन्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सोर्स है, ये एक पर्टिकुलर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही इसकी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट। ऐसे ही डिबेंचर की जो कॉस्ट आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट। लेकिन जब हम इन चारों को मिला देंगे, जब हमने इन चारों को मिला दिया, तो जो हमारी इन चारों को मिला के कॉस्ट आई उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन, या फिर कंपोजिट कॉस्ट, या फिर वेटेज एवरेज कॉस्ट। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट में कईयों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो गाइस, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट कंबाइन है, कंबाइन कॉस्ट है। मींस जो ये चारों सोर्सेज हैं हमारे, अगर हम इन सबको मिला दें तो जो कॉस्ट आई दैट इज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम K0 और KW से डिनोट करते हैं। ओके, अभी और कॉस्ट के टाइप कुछ रह गए हैं क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम बाहर दे रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने क्या किया, इंटरेस्ट की बात करी, इंटरेस्ट हम बाहर पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जो हम रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग है, इसमें क्या हमारा ही तो पैसा है, हम ही तो यूज कर रहे हैं। क्या हम किसी को बाहर जाके दे के आ रहे हैं पैसा, नहीं दे के आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट आई उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स क्या है, जो हमारी अंदर रहनी है। मीन्स अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब मैं अपनी बिजनेस में लगा रही हूँ, अब उसकी भी कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर यही 1 लाख मैं बाहर कहीं इन्वेस्ट करती तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलता, मैं क्या कहती कि मैं वहां से भी तो इतना अर्न कर चुकी थी, वो मैं लेके आती, एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने वहां नहीं इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो मैं कहूंगी जो मैंने वहां पे फोरगोन किया है, फोरगोन किया क्योंकि मैंने वहां से 8% इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो हमारी क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो जो हम बाहर पे कर रहे हैं, जैसे कि इनकी कॉस्ट है, बाहर पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जो ये कॉस्ट है, ये हम बाहर पे नहीं कर रहे, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सबकी कॉस्ट कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि हमारे वेरियस सोर्सेज हैं, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन सब की कॉस्ट अगर हम कंबाइन कर दें, दैट इज एवरेज, वेट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यही होगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल मीन जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में हमने क्या किया, कैपिटल ली, उसके लिए जो कॉस्ट आई उसी को हम क्या कहेंगे, जो हमने एडिशनल फंड एक्वायर्ड किए हैं ना फर्म ने, तो उनसे जो कॉस्ट आई उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अभी हम ये जो इनके सोर्सेज हैं, इनकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये तो हमें पता है कि हम कुछ रेट्स डिफाइन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, 10% 12% है, उससे हम निकाल लेते हैं कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लेकिन वो जो रेट्स हैं वो हम फिक्स कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। आज हम सबसे पहले उन्हीं फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मीन्स क्या है कि अगर मान लो आपने क्या किया, आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारी क्या होती है, रिस्क फ्री होती है। रिस्क फ्री कैसे, मुझे पता है, चाहे आपको लॉस हो जाए, ठीक है, चाहे आपको लॉस हो जाए, मुझे क्या मतलब है, अगर मान लो कि मैंने क्या है, डिबेंचर अगर आपने किए हैं, तो क्या है, डिबेंचर इशू किए हैं, तो चाहे आपको लॉस हो, आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो मुझे वहां ज्यादा रिस्क नहीं, मुझे पता है चाहे उसको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, चाहे जीरो में जा रहा हूँ, लॉस जा रहा हो, तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, तो वहां पे रिस्क तो मेरे लिए कम है। लेकिन वहां मैं इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही हूँ। अब वहां बात आती है, सबसे पहले मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा, रियल इंटरेस्ट रेट। मैं देखूंगी कि इंटरेस्ट रेट मुझे क्या फिक्स करनी है, वो देखूंगी। कैसे देखते हैं हम, जैसे कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, क्या कि जो मनी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। मैंने कहा कि फैक्टर्स हैं भाई, जो आज 100 रुपए हैं, इसकी वैल्यू आप 1 साल के लिए लिमिट से ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू 1 साल बाद मैं कहूंगी कि जो चीज आज 100 रुपए कहती है वो कल 110 रुपए की हो जाएगी, मीन्स 1 साल बाद। तो मैं कहूंगी 10 रुपए तो मुझे ये कमाने ही कमाने पड़ेंगे इससे, ठीक है, अगर इसी लेवल पे भी रहना तो भी 10 रुपए तो कमाने पड़ेंगे। प्लस में मैं क्या चाहूंगी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न करूं, इंटरेस्ट, भाई मैंने उसको पैसे दिए हैं तो मैं कुछ अर्न करूं उस पर, तो मैंने कहा कि 5% तो मुझे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कहा कि 15% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ऐसे मैंने डिसाइड कर ली। मीन्स मैंने क्या फैक्टर्स देखे कि मैं उन्हें फंड्स दे रही हूँ
उससे आगे हमारी जो परचेसिंग पावर है, जो रिस्क वे में है, मैं वो भी कैलकुलेट करके चलूंगी, उसके बाद में डिसाइड करूंगी कि हमारी रेट क्या होनी चाहिए। सेकंड इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि आप कौन से बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। अब कोई बिजनेस है वो ज्यादा रिस्की है, मुझे लगता है ईबिट क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मीन्स अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, हम देखेंगे कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसा है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मुझे चांसेस नहीं लग रहे ज्यादा, मतलब कि कम चांसेस हैं, हो सकता है ज्यादा चल जाए, हो सकता है ना भी चले, तो ज्यादा अगर रिस्क होगा, अगर जहाँ पे हमारा रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। अगर रिस्क कम है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क जो रिलेटेड था ऑपरेट करने से, कि आपका बिजनेस है कैसा, उसका नेचर कैसा है। फाइनेंशियल रिस्क में हम लेते हैं कि फाइनेंस का रिस्क कैसे है, मतलब कि मान लो कि मैंने 4 लोगों से और पैसे ले रखे हैं जहां पे मुझे फिक्स रेट इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब आपको पता है कि इसे वहां भी पे करना पड़ता है, तो वहां जो है अगर मुझे 10 जगह और पे करना पड़ रहा है तो आपके लिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मतलब कि मेरे बर्डन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बर्डन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा हो गया आपके लिए कि मैं पे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि और कोई पे करना है, तो वहां रिस्क ज्यादा हो गया। अगर रिस्क ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कहे प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना है या फिर पब्लिक में, अगर आपको प्राइवेट भी क्या है, कोई कंपनी वगैरह है जैसे कि सहारा बैंक है या कुछ है, तो आप वहां इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, रिस्क तो आपको पता है ज्यादा है वहां पे, पब्लिक में आपका पैसा आपको लगता है कि सिक्योर है, लेकिन आप वहां इन्वेस्ट करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि आप रिस्क बेयर कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, वो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपको कॉस्ट मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिल रहे हो। अदर इज लिक्विडिटी। अब आप देखते हो ना, अब मान लो जैसे कि नॉर्मल आपने देखा होगा कि जो हमारे सेविंग बैंक है, सेविंग डिपॉजिट जो हमारी होती है, जो सेविंग्स होती हैं, उन पे आपको क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन एफडी पे हमारा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी कम है, यहाँ से तो मैं जब चाहूँ आज जाऊं, आज पैसे निकलवा लूं, आज पैसे जमा कराए कल निकलवा लूं, लेकिन एफडी में क्या होता है, हमारा फिक्स टर्म होता है, इसीलिए हमारे क्या होता है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है। कभी भी आप नोटिस करना, तो वो क्या होती है, एक लिक्विडिटी होती है। मीन्स अगर मुझे पता है कि लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, क्या जो हमारी सिक्योरिटीज है वो मैं सेल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो वो चीजें भी हमारी मैटर करती हैं। ओके, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट को फिक्स करने में अफेक्ट करते हैं, इन सबको हम कंसीडर करते हैं। अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें आप लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी है, ये सब आप कंसीडर करते हो, उसके बाद ही कोई रेट आप डिफाइन करते हो, फिक्स करते हो। अब हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं इन रेट को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आपके सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।